हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 2 अगस्त का एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वप्निल गन्स डाउन थर्ड शूटिंग मेडल। तो शूटिंग में इंडिया का थर्ड मेडल आया है। एक जो वुमेन में आया है, एक मिक्स्ड में आया और अब एक मेंस में आया है। ठीक है ना। तो पूरा नाम क्या है? स्वप्निल लिखेंगे, स्वप्निल स्वप्निल कुसाले। ठीक है ना। स्वप्निल तो नाम है और कुसेल, तो यहाँ पर ट्रिक क्या लगेगा? KU सेल। ठीक है, स्वप्निल केयू से। अब हमें कौन सी कैटेगरी? सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडल आया है ओलंपिक्स में। ठीक है ना। और मेंस 50 मीटर में आया है। वो पिछले वाला 10 मीटर में था, ये 50 मीटर के इवेंट में आया है। 50 मीटर राइफल शूटिंग के अंदर। ठीक है ना। ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र से हैं। ठीक है। और अगर हम फर्स्ट और सेकंड पोजीशन देखें इस इवेंट में किसकी आई है, तो वो भी लिख लेते हैं। एक मिनट, कंट्री लिखेंगे। और ठीक है ना, बिहाइंड लियू यूकिन ऑफ चाइना। लियू यूकिन यूकिन ऑफ चाइना की सेकंड प्लेस आई है। ठीक है ना। और सेरिही कुलिश ऑफ यूक्रेन। ठीक है, इनके बाद थर्ड मेडल बना है इंडिया का। ठीक है, स्वप्निल कुशाले कुशाले। नाउ ब्रॉन्ज है मेंस 50 मीटर राइफल, जिसमें जिनको हम शूटिंग की कैटेगरी बोल देते हैं, ओलंपिक्स में जीता है। राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। स्टेट्स कैन सब क्लासिफाई SC फॉर कोटास टॉप कोट। सब क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। अभी क्या है? SC। ठीक है, ST। ठीक है, OBC। अब क्या है? कोटा इनका, कि भाई इनका इतना परसेंट, इनका इतना परसेंट। अगर आप इस कैटेगरी में आ गए तो ठीक है, आप उस कोटा के लिए वो हो गए। अब इसके अंदर भी आगे सब कैटेगराइजेशन होगी, मतलब आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि ST के अंदर ये ST जो है इसकी इतनी परसेंट, B इसकी इतनी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि ये सब क्लासिफिकेशन कौन कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। इन अ 6-1 मेजॉरिटी जजमेंट on Thursday, a 7-bench judge, constitutional bench, the Supreme Court headed by, held that states have the right to subclassify scheduled castes notified in the presidential list to provide them more preferential treatment in public employment and education. Now this is very very important. ठीक है, तो ये नोट करेंगे। Supreme Court held that states, किसके पास पावर है? स्टेट्स के पास पावर है। हैव द राइट टू सब क्लासिफाई शेड्यूल कास्ट नोटिफाइड इन प्रेसिडेंशियल लिस्ट। ठीक है ना। तो प्रेसिडेंशियल लिस्ट जो है उसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट है उनको सब क्लासिफाई कौन कर सकता है? स्टेट्स कर सकती हैं। क्यों कर सकते हैं? टू प्रोवाइड देम मोर प्रेफरेंशियल, उनको मोर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए, टू प्रोवाइड देम विद मोर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है ना। कि किसी जो जो कास्ट के अंदर, विद इन शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ कास्ट हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, ताकि जो टॉप पे है वो ऐसा ना हो, जो टॉप पर नहीं है वो टॉप पे जा रही हैं, जो पिछड़ रही हैं वो और पिछड़ी जा रही हैं। तो यहाँ पर इंदिरा सानी केस हैड हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल इट कॉन्स्टिट्यूशनल टू क्लासीफाई बैकवर्ड क्लास इनटू बैकवर्ड एंड द मोर बैकवर्ड। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम कुछ नया नहीं कर रहे। इंदिरा सानी जजमेंट में, इंदिरा सानी की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, उसने हेल्ड किया हुआ है ऑलरेडी कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल टू क्लासिफाई द बैकवर्ड क्लास into backward and more backward
ठीक है ना। तो जो बैकवर्ड क्लास है उसको बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये इंदिरासानी जजमेंट में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कर चुका है। द प्रिंसिपल ऑफ सब क्लासिफिकेशन विल बी एप्लीकेबल टू शेड्यूल कास्ट इफ द सोशल पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स अमंग द कास्ट और ग्रुप इज नॉट कंपेरेबल। सब कैटेगराइजेशन विद इन अ क्लास इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू सिक्योर सब्सटैंशियल इक्वालिटी। वो कह रहे हैं कि अगर सब कैटेगराइजेशन जो है वो क्या है, वो इक्वालिटी के लिए, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है फॉर इक्वालिटी। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट फॉर इक्वालिटी, रिक्वायरमेंट फॉर इक्वालिटी, ठीक है ना, इक्वालिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ऐसा बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद आगे चलेंगे। हाउएवर रिमेन्ड, एक मिनट, He, however, remained silent on introducing the creamy layer principle in SCs and STs. अब creamy layer principle हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले कि OBCs के अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस में क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल है। क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल इंदिरासानी जजमेंट में ले डाउन किया गया था कि जो OBC जो है, अगर उनकी 8 लाख से प्लस कमाई है, इनकम है पेरेंट्स की, तो वो क्रीमी लेयर में माने जाएंगे और उनको OBC का कोटा नहीं मिलेगा। ऐसा सा कुछ SC ST के कोटे में नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा सा कुछ लेकर आना चाहिए। 4 of the 7 judge on the bench separately said the government should extend the creamy layer principle to scheduled caste and scheduled tribe. अब यहाँ पे ये हमारा बना थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट बना। थर्ड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुजेस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट 4 of the 7 judges, 4 of the 7 judges said government should extend the creamy layer principle, extend the creamy layer principle to scheduled caste and scheduled tribe. जो creamy layer principle है वो scheduled caste और scheduled tribe को भी applicable होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को बोला उन्होंने, इस कैटेगरी में कुछ नहीं बोला। अदर बैकवर्ड क्लासेस में creamy layer का प्रिंसिपल जो है वो ऑलरेडी है। It was necessary to exclude affluent individuals or families from the benefits of reservation and make room for underprivileged. अब यहाँ पर रीजन क्या दिया गया है, रीजन क्या दिया है, it was necessary लिखेंगे, it was necessary to exclude affluent individuals or families from the benefit of reservation and make room for underprivileged within the class. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको समझना है कि सबसे पहले क्या कहा गया कि सब कैटेगराइजेशन अलाउड है। कौन कर सकता है सब कैटेगराइजेशन, स्टेट को पावर दे दी कि कर लो सब क्लासिफाई समझ में आ गया। अगर एससी के अंदर, अगर एससी कैटेगरी के अंदर एक ABC क्लास है, ठीक है ना, एक XYZ क्लास है, ठीक है, एक EFCD क्लास है, ये मान लो कास्ट के नाम है, आगे SC में भी तो बहुत सारे कास्ट आगे क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर से ABC वाली एफ्लुएंट क्लास हो गया। एफ्लुएंट मतलब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इस क्लास के लोग सब बढ़िया पोजीशंस पे हैं, ठीक है ना। बट ये XYZ और EFD वाले रूरल में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, ये इनके बच्चे इनके साथ ही कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं अब, ठीक है ना। तो एफ्लुएंट वाले और एफ्लुएंट हो ही जा रहे हैं, जो पिछड़े हुए थे वो भी पिछड़े रह गए। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब जो एफ्लुएंट है उनको आप कह सकते हो कि आपको थोड़ा कम कोटा मिलेगा, कोटा कम मिलेगा, बट इनको कोटा, इनकी परसेंटेज बढ़ा देंगे रिजर्वेशन में। तो वो कौन कर सकता है अभी कि किसका बढ़ेगा किसका घटेगा, स्टेट के पास पावर दे दी है, ठीक है ना। क्यों दी है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो कहते हैं बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि वो पिछड़े रह जाएंगे, इक्वालिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरासानी के केस में ऑलरेडी हेल्ड किया हुआ है कि आप बैकवर्ड को क्लासीफाई कर सकते हो कि बैकवर्ड है, ये और बैकवर्ड है, ये मोर बैकवर्ड है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया सुजेशन दी गई, यहाँ पर क्या दिया गया, सुजेशन दी गई है। किसको सुजेशन दी गई है, सरकार को।
कि आपको क्रीमी लेयर का जो कोटा है ना वो ओबीसी तक ही सीमित रखना चाहिए, आपको एससी एसटी कैटेगरी में भी लेकर आना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या लेकर आना चाहिए या नहीं, आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी, ठीक है। रीज़न बेस्ड ओपिनियन देना। इट वॉज नेसेसरी, अब वो कह रहे हैं कि क्यों अलाउ कर रहे हैं। इट वॉज नेसेसरी टू एक्सक्लूड एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स और फैमिलीज फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड मेक रूम फॉर अंडर प्रिविलेज क्लासेस। अब वो क्या कह रहे हैं कि यही XYZ और वो जो हमने लिया था कि अगर ABC प्रिविलेज्ड है, ठीक है ना, कैन अ चाइल्ड ऑफ IAS IPS और सिविल सर्विस ऑफिसर बी इक्वेटेड विद चाइल्ड ऑफ डिसएडवांटेज मेंबर बिलोंगिंग टू शेड्यूल केसेस कास्ट स्टडिंग इन अ ग्राम पंचायत जिला परिषद। अब यहाँ पर यही जो एग्जाम्पल उठाई गई है वो यही कह रहे हैं कि एक बच्चा जो IAS का बच्चा है, IPS का बच्चा है, और एक बच्चा जो गाँव में पढ़ रहा है, दोनों शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के, क्या वो सेम है, क्या वो सेम लेवल के हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि द स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी क्रीमी लेयर इवन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट हो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की क्रीमी लेयर के लिए स्टेट को पॉलिसी निकालनी चाहिए, ठीक है। तो ये है ये जजमेंट। It is the duty of the state to give preferential treatment to the backward class of citizens who are not adequately represented. Justice Bella Trivedi remained the lone dissenter. Dissent मतलब did not agree with majority. Did not agree with majority. अब मेजॉरिटी क्या होती है? यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बिठाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है? जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात कर रहा हो। यहाँ पर 7 जजेस थे, 7 जजेस थे, 6 ने एक साइड ली और 1 ने एक साइड ली। 6 तो मान गए कि हाँ ये करना चाहिए, पर एक जो नहीं मानी, जो अलग से अपनी जजमेंट थी कि मैं इससे अग्री, मैं इन 6 लोगों से अग्री नहीं करती हूँ, तो वो कौन था? वो एक जज जो है उनको डाइसेंटर बोलेंगे, मतलब वो मेजॉरिटी, मतलब वो 6 जज से अग्री नहीं करी। वो कौन है? बेला त्रिवेदी। वो कह रही है स्टेइंग द स्टेट्स डिड नॉट हैव द पावर टू टिंकर विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। अब वो क्या कह रही है कि नहीं, स्टेट जो है उनके पास पावर नहीं है शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसको छेड़ दें। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट फॉलोड अ रेफरेंस मेड। अब इनको रेफरेंस दिया गया था, मतलब ये केस पहले से चल रहा है, कुछ कम जजेस बैठे होंगे, वो दोनों सेम बातें कह रहे होंगे, ठीक है, या फिर अलग अलग, नहीं सेम बातें कह रहे होते तो डिसाइड हो जाता, अलग अलग कह रहे होंगे, स्प्लिट वर्डिक्ट आया होगा तो रेफर कर देते कि ज़्यादा जजेस बैठकर उसको सोचेंगे कि क्या करना है। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में पहले तो कितने बैठे थे, ठीक है ना, 7 जजेस बैठे थे, ठीक है ना, 7 जजेस बैठ करके सोच रहे थे कि क्या करना है। 7 जजेस और 6:1 का रहा, तो 1 डाइसेंट किसने दिया? डाइसेंट जजमेंट दी जस्टिस बेला त्रिवेदी ने। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने दी डाइसेंट जजमेंट, मतलब डिड नॉट अग्री विद मेजॉरिटी ऑफ जजेस, विद मेजॉरिटी ऑफ जजेस। अब इन्होंने क्या कहा? स्टेट्स डिड नॉट हैव द पावर टू छेड़छाड़ विद, पावर टू टिंकर मतलब छेड़छाड़ विद प्रेसिडेंशियल लिस्ट ऑफ SC, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट ऑफ SC है उससे स्टेट्स नहीं छेड़छाड़ कर सकते। बाकी सारे जजेस कह रहे हैं कि स्टेट के पास पूरी पावर है। तो जस्टिस बेला त्रिवेदी की जो जजमेंट है वो डाइसेंट थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलेंगे। राजस्थान में इनैक्ट UCC सेज लॉ मिनिस्टर। तो यहाँ पर UCC जो है, UCC क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहाँ पर बात हो रखी है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो बात है वो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो रखी है। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 44 क्या है? इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो जिसको DPSP भी बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, मतलब आप कोर्ट में जाके नहीं कह सकते देखो ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं,
ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जितने भी हैं, बहुत सारे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। मतलब कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कोर्ट में जा सकते हो। अब आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म लॉ इन मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन की प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों में यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। बट अभी कौन सा लॉ है? अभी जो एप्लीकेबल लॉ होता है वो पर्सनल लॉ होता है। अभी क्या एप्लीकेबल होता है? पर्सनल लॉ। मतलब कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम जैन हो, तुम पारसी हो, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें शादी, डाइवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन तुम्हारा होगा, ठीक है ना। तो अब यूनिफॉर्म लॉ की बात चल रही है। अब अगर हम यूनिफॉर्म लॉ की बात करें, कहाँ कहाँ पर यूनिफॉर्म लॉ इंडिया में ऑलरेडी है, तो जो यूनिफॉर्म लॉ है वो इंडिया के अंदर गोवा में, बिफोर इंडिपेंडेंस ही गोवा में है। पोर्टुगीज आए थे वो लगा गए तब से, ठीक है ना। बिफोर इंडिपेंडेंस गोवा के अंदर यूनिफॉर्म लॉ था, यूसीसी। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट स्टेट बनी है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट स्टेट बनी है जहाँ पर यूसीसी आया है, और ये इसी साल आया है, उत्तराखंड में आया है, इसी साल या पिछले साल, इसी साल आई थिंक उत्तराखंड में। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेट, इंडियन स्टेट जहाँ पर यूसीसी लगा है वो उत्तराखंड है, ठीक है ना। अब हरियाणा, अब राजस्थान में इनैक्ट, राजस्थान क्या बोल रहा है कि हम भी शायद, राजस्थान जो है वो कह रहे हैं कि हम भी करेंगे में इनैक्ट, ठीक है ना। अब पढ़ लेते हैं कि क्या न्यूज़ में आया है। The BJP government in Rajasthan is considering bringing the bill for enactment of Uniform Civil Code. A time frame for its introduction is yet to be decided, though the state government is studying a similar bill passed in Uttarakhand, where legislation to establish a common set of personal law has been enacted. Uttarakhand is the first state to enact the UCC, while BJP rules Gujarat, Assam, Madhya Pradesh have announced their plans to implement it. Union Home Minister Amit Shah has also said a UCC would be implemented within the next 5 years if the BJP return to पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पे राजस्थान का भी आ गया कि वहां पर आ सकता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम में भी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं मैग क्या है? एक मैक होता है, कंप्यूटर मैक, ठीक है ना, एक मैग। यहाँ पर कह रहे हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और गुजरात में भी क्या पता ये इनैक्ट कर दें, जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं में इनैक्ट यूसीसी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ गया तो पूरा ही पता होना चाहिए हमें। आगे चलेंगे। बीभव एक्टेड एज इफ सम गून एंटर्ड सीएम्स रेजिडेंस। तो अब दिल्ली सीएम के वो जो इन्होंने आपकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी उसको कूट दिया था, पीट दिया था, तो यहाँ पे वो कहते तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे तुम्हारे घर कोई गुंडा घुस गया हो। इज दिस काइंड ऑफ गून सपोज टू वर्क इन द सीएम्स रेजिडेंस? द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑन थर्सडे एज इट केम डाउन हेविली ऑन दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एड बीभव कुमार, हु इज अलेज्ड टू हैव असॉल्टेड, जिसने मारा पीटा आपके ही एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल को। अ बेंच ऑफ जजेस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता एंड सो फॉर नेक्स्ट, अब वो बेल मांग रहे हैं, टोल्ड सीनियर एडवोकेट दैट द कोर्ट वाज शॉक्ड विद द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट रिकॉर्डेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। Mr. Kumar has challenged the July 12 order of Delhi High Court denying him bail. उनको बेल नहीं दे रही है दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता देनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पूरा इंसिडेंट जो है थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के क्लोज एड ऑफ, मतलब दायां हाथ ऑफ, क्लोज एड ऑफ अरविंद केजरीवाल, असॉल्टेड मतलब मारा पीटा, असॉल्टेड आप एमपी स्वाति मालीवाल, ठीक है ना, एट सीएम्स रेजिडेंस, सीएम की रेजिडेंस पे ही ये मारपीट जो है वो हुई है। ये किसने किया है? बीभव कुमार। कौन है? बहुत ही क्लोज आदमी अरविंद केजरीवाल के। कहाँ पे पीटा? सीएम रेजिडेंस, अरविंद केजरीवाल के घर पर। किसको पीटा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आपकी ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, स्वाति मालीवाल को, ठीक है। आगे चलेंगे। अ वर्डिक्ट ऑन द मनी बिल। अब ये मनी बिल वाला जो सीन है ये डिस्कस करेंगे। तो मनी बिल वाला क्या सीन है? देखो, मनी बिल को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में बहुत सारी
एडवांटेजेस दी हुई है, ईजी पन दिया हुआ है कि अगर कोई मनी बिल है तो वो पास हो जाए, बट उसका क्या उसका मिसयूज करा जा रहा है, तो ये देखते हैं। इन द कमिंग वीक्स अ 7 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज स्लेटेड टू हियर आर्ग्यूमेंट्स ओवर क्रिटिकल क्वेश्चंस गवर्निंग मनी बिल। तो मनी बिल पे आर्ग्यूमेंट सुनने वाले हैं, ठीक है ना। द रेफरेंस, अब यहाँ पर भी मतलब कुछ जजेस बैठे वो डिसाइड नहीं कर पाए, तो ज़्यादा जजेस को बिठा करके डिसाइड करवाने, तो इस चीज़ को बोलते हैं रेफरेंस, इस चीज़ को बोलते हैं रेफरेंस, ठीक है ना। तो रेफरेंस में अब यहाँ पर ये जजमेंट आई थी, वॉज अंडर चैलेंज, फाइनेंस एक्ट 2017 वॉज अंडर चैलेंज, ठीक है, जो अमेंडमेंट्स करी इसके अंदर। द एक्ट विच वॉज पास्ड आफ्टर इट्स सर्टिफिकेशन एज मनी बिल, जो एक्ट था, अच्छा नहीं अमेंडमेंट नहीं, ये एक्ट को ही मनी बिल बना करके पास कर दिया गया, बट वो कहते हैं ये मनी बिल तो है नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारी ट्राइब्यूनल्स की जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी ये चेंज करी, बट वो कहते हैं क्या ये मनी बिल है, तो हमें पहले पढ़ लेना चाहिए कि मनी बिल क्या होता है। अब यहाँ पर द ओनली एक्सेप्शन विच इज कंटेन्ड इन आर्टिकल 109 अलाउज मनी बिल टू बी इनैक्टेड एज लॉ विद ओनली द लोकसभाज अप्रूवल। तो जो मनी बिल है ना, जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा के अंदर अगर तो विद इन 14 डेज रिटर्न हो गया तो ठीक है मनी बिल, अगर 14 डेज में नहीं भी रिटर्न हुआ तो वो अप्रूव्ड ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो राज्यसभा का अप्रूवल कोई मैटर नहीं करता इसके अंदर। पर मनी बिल होता क्या है, आर्टिकल 110(1) जो है, आर्टिकल सब आर्टिकल 1 जो है वो बताता है मनी बिल क्रिएट्स अ डीमिंग फिक्शन, इट डिटेल्स अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। वो बताता है कि बोरोइंग मनी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी, मतलब पैसे से रिलेटेड अगर कुछ कार्यक्रम है तो वो मनी बिल है। कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि मनी बिल के अंदर कुछ ऐसे एक्ट्स को पास करवाया जा रहा है जो एक्चुअली मनी बिल है नहीं है, ठीक है, तो फिर ये एक दिक्कत है। तो अब यहाँ पर हम क्या चीज़ नोट करेंगे, हम पहले नोट करेंगे सुप्रीम कोर्ट टू हियर मनी बिल इशू। क्या हियर करेंगे, मनी बिल इशू को हियर करेंगे, ठीक है ना। सुनेंगे कौन से इशू को, मनी बिल का जो इशू है, बहुत बढ़िया, मनी बिल के इशू को सुनेंगे। अब मनी बिल के इशू के अंदर क्या हुआ था, फाइनेंस एक्ट 2017 was passed as मनी बिल। ऑल्टर्ड, इसमें क्या था, ऑल्टर्ड मतलब चेंज्ड द अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ 26 डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स, ठीक है ना। 26 डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स के जो हैं अथॉरिटीज चेंज कर दिए इसको मनी बिल बोल के। क्या ये करेक्ट है, दिस वाज चैलेंज्ड, ये चैलेंज हो रखा है, ठीक है ना। तो केस तो इस चीज़ के ऊपर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मनी बिल क्या है, दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि मनी बिल क्या है, ठीक है। मनी बिल जो है आर्टिकल 109 जो है वो मनी बिल के बारे में बात करता है, 109, ठीक है ना। द ओनली एक्सेप्शन विल कंटेन्ड इन, वो क्या बताता है, मनी बिल टू बी इनैक्टेड ओनली बाय लोकसभाज अप्रूवल, मतलब इसमें लोकसभा का अप्रूवल ही लगता है, ठीक है ना। 110(1) जो है, आर्टिकल 110(1) जो है वो डिफाइन करता है व्हाट इज अ मनी बिल, डिफाइंस व्हाट इज अ मनी बिल, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आर्टिकल 110(3) जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा shall have final say in determining if a bill is a money bill or not। एक बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है ये डिटर्मिन करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जब डिसाइड हो जाएगा तो फिर डिटेल में और लिखना पड़ेगा, वो हम लिख लेंगे। तो मनी बिल क्या है, मनी बिल जो पैसे से डील करता हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसा निकालना है, कहीं से पैसा बोरो करना है, टैक्सेस लगाने हैं,
ठीक है ना, टैक्सेस, कुछ पैसा बोरो करना है, तो ऐसी चीज़ों को मनी बिल बोला जाता है। इसके अलावा मनी बिल नहीं होता। डिसाइड कौन करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है? स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है ना। लोकसभा में इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा डायरेक्टली, ये भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आ गया है ब्रॉडकास्टिंग बिल, ठीक है ना। ब्रॉडकास्टिंग बिल के अंदर क्या कहा जा रहा है कि जो यूट्यूब जर्नलिज्म है, जो यूट्यूब पे जर्नलिस्ट बैठे हैं या यूट्यूब पे जो पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, उनको शायद अब आने वाले टाइम में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो क्या ये सही है? क्या ये मीडिया के ऊपर रोक टोक है, या ये सही है, क्या गलत है? ये अब ये क्वेश्चन आ रहा है। तो जितने भी NL-SAT वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023-2024 जो भी ड्राफ्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको स्टडी ज़रूर करके अपनी ओपिनियन बना लें। ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। इसकी डिस्कशन जो है वो आंसर राइटिंग का कोर्स जो है NL-SAT का, वहाँ पर भी मैं कर दूंगी, ठीक है ना। तो NL-SAT के, अगर आपको नहीं पता, हमारा आंसर राइटिंग कोर्स आ चुका है, वहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो इसकी डिस्कशन भी वहाँ पर होगी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। India's torturous saga on the fate of genetically modified food crop। तो genetically modified क्या है? एक क्रॉप है, ठीक है ना, क्रॉप है, कुछ भी क्रॉप बना लेते हैं, मान लो ये है, ठीक है ना, क्रॉप है कोई। अब इसके अंदर जीन्स एडिटिंग कर दी, जीन्स एडिटिंग करके कोई एक कोई पेस्टिसाइड था जो इस क्रॉप को ख़राब कर देता था, वो जीन्स एडिट करके ऐसा बना दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया, इसको कुछ कर दिया। अब वो कहते हैं कि अब इसके दो स्कूल्स हैं जो जीन एडिटिंग वाले हैं, इसके दो स्कूल्स हैं, मतलब दो टाइप की थिंकिंग है। एक तो कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, और दूसरे कहते हैं कि बहुत ही बेकार है। दूसरे कहते हैं बहुत ही बेकार है। क्यों बेकार है? वो कह रहे हैं इन्वायरमेंट को हार्म करेगा, इन्वायरमेंट को हार्म करेगा, जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएंगे या कुछ इन्वायरमेंट को हार्म करेगा। बहुत बढ़िया वाले क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा क्रॉप का, तो बहुत बढ़िया है। तो अब यहाँ पे पैसा और यहाँ पे इन्वायरमेंट। तो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, एक रीडिंग दे लेते हैं इसको। इंडिया टॉर्चरस सागा, क्या बात करें, इंडिया टॉर्चरस सागा ऑन द फेट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप मेड अनदर पिट स्टॉप लास्ट वीक विद two judge bench of Justices B.V. Nagaratna and Sanjay Karol of the Supreme Court delivering a split verdict on the question of allowing genetically modified mustard in the farmer fields। तो यहाँ पे split verdict आ गई है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? genetically modified क्रॉप्स इशू, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट वर्डिक्ट। अब सबसे पहले तो स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है कि दो जजेस बैठे, दोनों ही कहते हैं मैं तो नहीं मानता तेरे से, वो कहता मैं नहीं मानता तेरे से। तो अब मैं नहीं मानता तो क्या होगा? ज़्यादा जजेस के पास जाएगा। स्प्लिट वर्डिक्ट, दो जजेस दोनों ही इधर उधर मुँह करके बैठ गए, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट वर्डिक्ट किसने दिया है? स्प्लिट वर्डिक्ट BV नगरत्ना ने दिया है एंड संजय कैरल ने दिया है, ठीक है ना। स्प्लिट वर्डिक्ट दिया इन्होंने, ठीक है ना। ऑन द क्वेश्चन ऑफ allowing genetically modified GM mustard in farmer fields, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बन रहे हैं, क्या इनको फार्मर फील्ड्स में अलाउ कर देने चाहिए? अब जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो कह रहे हैं कतई नहीं, बहुत गलत है, तो इन्वायरमेंट ख़राब कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये चैलेंज हो रखा है। तो अब यहाँ पर आगे क्या है? तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन सी क्रॉप इंडिया में है जो ओनली GM मस्टर्ड क्रॉप चल रही है? कॉटन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओनली GM seed permissible in India
इज कॉटन। अकेला जो सीड रिक्वायर जो अलाउड है, परमिजिबल है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो फार्मर्स को दिया जा रहा है वो है कॉटन। ठीक है ना। अब जब कॉटन ने वो किया, बहुत अच्छी यील्ड हुई, गुड यील्ड हैपन, मोर सीड, नन हैड बीन रिलीज, गुड यील्ड हैपेंड, more GM seeds created, more GM seeds created, none has been released। अब ये क्या कह रहे हैं कि क्योंकि कॉटन को जब डाला गया सीड को, ठीक है ना, तो बड़ी अच्छी यील्ड हुई, गुड यील्ड हैपेंड, तो और भी बने, बट कोई भी फार्मर्स को दिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंटल इशू है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो जीएम सीड का ये वाला इशू था। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट इशू जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डीएमएच। किसका पढ़ने वाले हैं? DMH 11 का। तो DMH 11 क्या है, इसकी पहले फुल फॉर्म लिखेंगे DMH 11 की। DMH 11 इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, मतलब मस्टर्ड सीड का इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन बनाया है और उसका नाम क्या दिया? DMH 11, ठीक है ना। डेवलप्ड अंडर public funded project at Delhi University's biotechnology department। ठीक है ना। तो इन्होंने बनाया द जीन्स, पब्लिक फंडेड मतलब हमारा टैक्स वालों का पैसा लगा, ठीक है ना, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने बना दिया। द जीन्स यूज्ड इन द प्लांट मेक द क्रॉप सूटेबल एंड न्यूक्लिएटिव टू प्राइवेट सीड कंपनीज फॉर मेकिंग न्यूअर हाइब्रिड वैरायटीज। फॉर क्रॉप्स टू बी अप्रूव्ड अंडर इंडियाज एग्रीकल्चर सिस्टम दे मस्ट सोन ओवर। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्रॉप्स को अप्रूव कैसे होती हैं। ये लिखेंगे फॉर क्रॉप्स टू बी अप्रूव्ड under India's agriculture system, they must be sown over 3 seasons in different agro-climatic zones and prove themselves to be better than existing comparators। ठीक है ना, जो एग्जिस्टिंग है उनसे बेटर होंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन क्या है कि उनको ओवर 3 सीजन्स इन डिफरेंट क्लाइमेट जोन, 3 सीजन्स के लिए उनको बीजना पड़ता है और फिर अगर वो अच्छी निकले तब अप्रूव होती है। दिस लेट द जियाक द साइन। अब यहाँ पर ट्रायल्स कंडक्टेड ओवर 3 years बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सजेस्टेड दैट DMH 11 पास दीज मेट्रिक्स। अब क्या हुआ, ठीक है ना, ये जो मस्टर्ड के हैं, trials conducted by Indian Council of Agricultural Research suggest that DMH 11 passed these metrics। तो मतलब जो अप्रूवल चाहिए होता है सीड को, वो मेट्रिक्स, वो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल कर दी हैं। जो रिक्वायरमेंट्स है सीड अप्रूवल की वो यहाँ पर दी हुई है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीड अप्रूवल।
ये दिए हुए हैं यहाँ पर। तो DMH-11 मतलब मस्टर्ड जो है वो कर दिया। और फिर इसके बाद GIAC द साइंटिफिक बॉडी लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अप्रूवल। अब इसके बाद क्या हुआ, चौथा पॉइंट, GIAC साइंटिफिक एडवाइजरी, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, कौन सा पॉइंट था ये, 4th पॉइंट था। GIAC साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी led by the Ministry of Environment and Forests approved DMH-11 in October। तो जो ये GIAC अथॉरिटी है, अक्टूबर 2022 में इन्होंने DMH-11 मस्टर्ड के सीड को अप्रूव कर दिया। On the other hand, environmentalist groups have said that DMH-11 is herbicide-tolerant crop. It is genetically coded in a way that efficiently forces farmers to use certain kinds of pesticide। मतलब pesticide use होता है, ये सब है। तो environmentalist जो हैं वो कह रहे हैं कि not good for environment। Environmentalists objected, contested। अब यहाँ पर कोर्ट कौन पहुंचा हुआ है, अरुणा रोड्रिगूज एंड जीन कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि भैया ये सही नहीं है, ये सॉइल को खराब कर देंगे, इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। और इसी चीज़ पे अब स्प्लिट वर्डिक्ट किसकी आई है, स्प्लिट वर्डिक्ट में BV नगरत्ना जज हैं और जस्टिस संजय कैरल हैं। कैरल तो जो गाते हैं क्रिसमस पे, ठीक है ना। नगरत्ना, नगर तो बहुत सारे होते हैं ना शहरों को, नगर रत्ना, BV नगर थाना, ठीक है ना, नगर का खाना, BV नगर थाना, ठीक है ना। curtailment the action of reducing or limiting something or stopping something। अब यहाँ पे pumped storage projects के बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में बताया हुआ है, pumped storage projects के बारे में बताया हुआ है। और इंडिया क्योंकि renewable sources of energy की तरफ जा रहा है, हमने कल किसके बारे में बात करी थी, कौन से वाले उसके बारे में बात करी थी, renewable sources of energy के बारे में। कौन सा, हम कह रहे हैं कि बढ़िया सोर्सेज ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में हमने बात करी थी, मॉड्यूल उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और आज ये किसके बारे में बात करें, जितने भी एस्से राइटिंग वाले हैं वो थोड़ा ध्यान से सुने, बाकी सब भी MCQ जो निकलेगा वो मैं बता देती हूँ अभी। द यूनियन बजट फॉर 2024-2025 promised that a policy for promoting pumped storage projects will be brought out for electricity storage and facilitating smooth integration of the growing share। सिर्फ NLSAT वाले नहीं, ऐसे वाले नहीं, बाकी सबको भी लिखना पड़ेगा। चलो आ जाओ, pumped storage project, क्या बात करें हम, किसकी बात करें, पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट की बात कहाँ पर करी है सरकार ने, यूनियन बजट में करी है। यूनियन बजट ऑफ 2024-25 promised a policy for promoting pumped storage projects brought out for electricity storage। इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज में होगा। ये अभी कहाँ पर हो रहा है, ये अभी कादमपराई, ठीक है ना। कदम घर से बाहर, वो गाना सुनना है, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, कदम बाहर क्या रखे तो लड़की पराई हो गई। तो कदम बाहर लड़की पराई, ठीक है, तमिलनाडु, कदम पराई याद रखे हम। अब यहाँ पर ये है क्या, तो फटाफट से एक रीडिंग मार लेते हैं जल्दी वाली। इंडिया हैज़ प्लान्ड, क्या किया इंडिया ने, प्लान किया। इंडिया हैज़ प्लान टू क्रिएट एम्बिशियस 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बाय 2030। इन अराउंड 2 years फ्रॉम 21 to 23 इट क्रिएटेड सम 23 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल जनरेशन कैपेसिटी। नॉन फॉसिल मतलब कोल के ऊपर डिपेंड नहीं करे, डीजल वगैरह पे डिपेंड ना करते हुए हम किस पे डिपेंड करें, रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि विंड, सोलर एनर्जी, इन सब पे। द शेयर ऑफ एक्चुअल रेन्यूएबल पावर जनरेशन विल इंक्रीज इन टाइम्स टू कम, शेयर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। इंडिया हैज़ 3.3 गीगावाट ऑफ पम्प्ड स्टोरेज
स्टोरेज मेन वंस आर, यहाँ पर पम्प्ड स्टोरेज जो है वो अवेलेबल है। पम्प स्टोरेज इज ऑफ टू टाइप्स। पम्प स्टोरेज होती क्या है, दो टाइप की होती है, रिवर एंड ऑफ रिवर, ऑन रिवर एंड ऑफ रिवर। ऑन रिवर इज लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सप्लाइड बाय अ रिवर, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के ऊपर से पानी फेंकते हैं, टर्बाइंस चलती हैं और जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और एक और तरीका होता है जिसके अंदर पानी जो है, व्हेन देयर इज सरप्लस वाटर, वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द लोअर रिजर्वॉयर टू द अपर, एंड व्हेन पावर इज नीडेड द वाटर कैन फ्लो डाउन टू टर्न द टर्बाइंस। तो जब नीडेड होता है तब बिजली बनवा सकते हैं, ऐसा सा होता है। तो वो स्टोरेज होता है कि जब चाहिए तब बनवा लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो वो लेकर आने की कोशिश करें। इसकी इतनी डिटेल हमको याद नहीं रखनी है, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि अभी ये है कहाँ पे। अभी ये है कदम पराल पराई, कदम पराई तमिलनाडु के अंदर ऐसा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। अगर आपको डिटेल लिखनी है कि क्या होता है तो आप ये वाला पार्ट जो है यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है ना। वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे समझना एक एक पॉइंट है तो ये लिख करके कर सकते हो। उसके बाद इलेक्शन, यूरोपियन कमीशन के अंदर प्रेसिडेंट बन गई हैं, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, आर्म ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा ही लिखना पड़ेगा, पूरा ही ऐसा का ऐसा पैराग्राफ। यूरोपियन कमीशन, दैट इज द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ यूरोपियन यूनियन, elected Ursula von der Leyen, the EC's, European Commission's first female president for second term, for a second term, ठीक है ना। मतलब सेकेंड टाइम पावर में आ रही है कौन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, उर्सुला वॉन, यार ये मैं ढंग से लिखूं, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, उर्सुला वॉन देर लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूरोपियन कमीशन की जो एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना। यूरोपियन कमीशन क्या है, यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव आर्म है, उनकी प्रेसिडेंट कौन बन गई है, ये, ठीक है जी। चलो, तो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वियतनाम पीएम कौन है, पाम पी हाम मिन एच चिन एच, ठीक है ना। तो इनकी चाइना के साथ नहीं बनती, तो इंडिया कह रहा है बढ़िया। तो ये क्या करने आए थे, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पे बोल रहे थे। तो अभी ये सर्च कर लेना इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स क्या है और ये कहाँ पर हुई, मुझे भी बता देना इन द कमेंट्स, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। तो ये अटेंड करने आए हुए थे, तो इनसे बात करी तो हमने क्या कहा कि हम लोग जो हैं इंडियंस जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि हम डेवलपमेंट में यकीन रखते हैं ना कि एक्सपेंशन में। हम दूसरों की टेरिटरी मारने में यकीन रखते हैं, हम डेवलपमेंट में यकीन रखते हैं। किसको टॉन्ट मार रहे थे, चाइना को। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल टेबल्ड इन लोकसभा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो कौन सा बिल लेकर आए हैं, डिजास्टर लिखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, The bill seeks to create a disaster database. Bill seeks to create a disaster database at national and state level. Database मतलब डाटा इकट्ठा करेंगे, Constitution of urban disaster
मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, इन कैपिटल्स एंड लार्ज सिटीज एक्सेप्ट यूटी एंड एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़। ठीक है ना, तो ये बनाएंगे। द डाटाबेस विल इंक्लूड डिजास्टर असेसमेंट, फंड एलोकेशन डिटेल, ये सारा की डिजास्टर मैनेज मतलब नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, कोई भी डिजास्टर डिफाइन करा होगा कौन कौन से डिजास्टर्स हैं, तो ये लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस हुआ है कौन सा, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में आया है। डिजास्टर डाटाबेस बनाएंगे और अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। ठीक है, राजनाथ सिंह को किसी ने चिट्ठियां लिखी हैं, किसी ने नहीं, बहुत सारे डिप्लोमेट जजेस ने, कि जो आप असला भेज रहे हो, वेपन्स भेज रहे हो इसराइल को, वो आप मत भेजो। ठीक है ना, अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि भैया जब हमारी पाकिस्तान के साथ या कहीं से भी लड़ाई जब भी चली तो इन लोगों ने हमारी मदद करी थी। अब पता नहीं दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे, बट इंडिया वालों को ये भी है। ठीक है, तो आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए अगेन। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना Nair is Director General Medical Services Army. She is the first woman to be appointed to this position. She has been many of first. ये भी कोई कोई होता है, many of first. ठीक है, तो she is the first woman to be appointed to this position. ठीक है ना, और भी बहुत सारे फर्स्ट हैं। फर्स्ट वुमेन प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ट्रेनिंग कमांड इंडियन एयरफोर्स, शी वाज नॉमिनेटेड एज एन एक्सपर्ट मेंबर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शी वाज नॉमिनेटेड as an expert member of Dr. Kasturi Ranjan committee for drafting part of the medical education component of national education policy. She was also member of डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी, जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेडिकल एजुकेशन का कुछ पार्ट ड्राफ्ट किया इन्होंने। ठीक है ना, सो शी इज लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज आर्मी अपॉइंट किया गया इनको। उसके बाद स्टेट्स जो कह रही है, स्टेट्स कैन डायरेक्टली बाय राइस फ्रॉम FCI, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर यूनियन फूड, यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे, स्टेट्स कैन directly buy rice from FCI, that is Food Corporation of India। ठीक है, आगे चलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट रिजेक्ट्स प्ली बाय शाही ईदगाह मॉस्क कमेटी। तो ये यहाँ पर क्या है ये देखते हैं। द इलाहाबाद High Court on Thursday dismissed the plea filed by Mathura-based Shahi Idgah Mosque Committee challenging maintainability of 18 lawsuits seeking removal of mosque from 13.37 acre complex which shares with Katrakeshwar temple। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ये लिखना नहीं है, ये समझना है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर केसेस फाइल हो रखे हैं कि जहाँ पर शाही ईदगाह मॉस्क बना हुआ है। शाही ईदगाह मॉस्क जो है वो बना हुआ है, शाही ईदगाह मॉस्क जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर पहले टेम्पल बना हुआ था, और ये मॉस्क को रिमूव करके वहाँ पर टेम्पल बनना चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर एक एक्ट है, वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट,
एक एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1963, सॉरी 1991, ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहते हैं, पहले ये सुन लो, पिछले वाला सारा भूल जाओ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए, ठीक है ना, जो जगह जैसे थी वो वैसे रहेगी। अगर वहाँ पर टेम्पल बना हुआ है वहाँ पर टेम्पल बना रहेगा, वहाँ पर मॉस्क बना हुआ है तो वहाँ पर मॉस्क बना रहेगा, ठीक है ना। तो अब ये डिमांड कि भाई यहाँ पर पहले टेम्पल था और अब मॉस्क बना हुआ है, वो मुस्लिम साइड के लिए इररेलेवेंट है, क्योंकि 1947 में अगर वहाँ मॉस्क था तो मॉस्क रहेगा, ठीक है। और ये मेंटेनेबल नहीं है, आप ये केस मत सुनो, ऐसा बोल रहे हैं मुस्लिम साइड। अब ये सुनते हैं, अ मेन सूट pertaining to कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मॉस्क dispute remains pending in the court. It was filed by Hindu worship who believe that Lord Krishna was born at the complex in Mathura. These petitioners maintain that the mosque was built on the orders of Mughal Emperor Aurangzeb after demolishing Hindu temple. तो वो कह रहे कि हिंदू टेम्पल को रिमूव करके किया गया था, और यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज साइन हुआ था, ऑलरेडी एडमिटेड दैट अ कॉम्प्रोमाइज वाज मेड बिटवीन द टू पार्टीज 1968 में, मतलब 1968 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब क्वेश्चन क्या है कि 1947 में यहाँ पर क्या था, व्हाट वाज देयर, एंड जो अग्रीमेंट साइन हुआ वो आफ्टर 1947 साइन हुआ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कोर्ट सुनेगी। तो हमें क्या पता होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है वो नोट करेंगे हम। तो यहाँ पर शाही ईदगाह मॉस्क इशू देखेंगे, केस पेंडिंग इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, हिंदू वर्शिपर्स believe that Lord Krishna was born at the complex in Mathura. Mughal Emperor Aurangzeb demolished the temple. Muslim side says suit not maintainable, मतलब केस ही नहीं हो सकता है maintainable under Places of Worship Act 1991, ठीक है ना। मेंटेनेबल मतलब कोर्ट सुन ही नहीं सकता है, वो कह रहे हैं 1947 में मॉस्क था तो मॉस्क रहेगा। बट यहाँ पे द कोर्ट नोटेड दैट द प्रेजेंट प्रोसीडिंग द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टरिज्म इज दिस कोर्ट इज, अब ये करेक्टर क्या था, ये मॉस्क ही माना जाएगा या वो माना जाएगा, मॉस्क कमिटी, ठीक है। यहाँ पर 1968 कॉम्प्रोमाइज टुक प्लेस, एक कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट भी साइन किया गया था जिसके अंदर हिंदूज ने ये जगह मुस्लिम्स को दे दी थी, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो ये यहाँ पर पूरा केस का वो है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, मथुरा के अंदर है, ठीक है ना, मथुरा के अंदर है, मथुरा के अंदर ये मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर ये इशू है, ठीक है। आगे चलेंगे, इंडिया जो है यहाँ पर वर्ल्ड WHO नहीं, वर्ल्ड बैंक, हाँ वर्ल्ड बैंक ने कहा है, वर्ल्ड बैंक सेज इंडिया माइट गेट स्टक इन मिडल इनकम ट्रैप। अब मिडल इनकम ट्रैप क्या होता है, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि किसने बोला है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि ऐसा हो सकता है। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स द मिडिल इनकम ट्रैप इज सिचुएशन वेयर अ कंट्री हैज डेवलप्ड यूनिट GDP पर कैपिटा हैज रीच द मिडिल लेवल ऑफ इनकम बट द कंट्री डज नॉट डेवलप फर्दर। मतलब आप मिडिल लेवल ऑफ इनकम एक लेवल पे पहुंच गए, उसके बाद आप हायर इनकम डज नॉट एबल टू अटेन हाई इनकम
मतलब आप हाई इनकम कंट्री नहीं बन पा रहे हो, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बट शायद इतना ग्रो ना कर पाए कि हाई इनकम कंट्री बन जाए, ये वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्वप्निल के बारे में। तो स्वप्निल जो हैं उनके यहाँ पे टैटू बना हुआ है किस चीज़ का, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम पूर्वा रुक्मी ववंदनाम मृत्योर्मुक्षी ममामृताम। तो ये जो है स्वप्निल कुशाले हैड द महामृत्युंजय मंत्रा। तो ये महामृत्युंजय मंत्रा है जो टैटूड है डाउन द स्पाइन। इट इज़ अ वर्ड्स फ्रॉम द ऋग्वेदा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमें नोट करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, महामृत्युंजय मंत्रा, ठीक है ना। टैटूड ऑन स्वप्निल कुसाले, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो स्वप्निल ने लिखवाया हुआ है महामृत्युंजय जो मंत्र है वो ऋग्वेदा में है, ऋग्वेदा के अंदर है, ठीक है ना। अब इन्होंने इनकी पिस्टल पे भी भारत लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड ही हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, ठीक है ना। और ओलंपिक्स में फर्स्ट, कंपीटिंग इन फर्स्ट ओलंपिक्स, इन फर्स्ट ओलंपिक, ठीक है ना। फर्स्ट ओलंपिक्स थी उसके अंदर जिसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। इजराइल सेज हमास मिलिट्री चीफ, इजराइल सेज हमास मिलिट्री चीफ, हमास मिलिट्री चीफ डेफ मोहम्मद डेफ किल्ड, मोहम्मद डेफ किल्ड। अब हमने कल पढ़ा था एक, ठीक है ना, इस्माइल हानी, और ये मोहम्मद डैफ क्या है, हमास के मिलिट्री चीफ। इजराइल कह रहा है कि हमने इनको मार दिया है। सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हैं। आपको पता है नहीं है तो बता देती हूँ, जान टू जून पे ऑफर चल रही है कंपाइलेशन में, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स एंड डिजी नोट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। डिजी नोट्स बिल्कुल साथ में मिलेंगे आपको, नोट्स वाले, ठीक है। ये आपको ₹1500 में मिल रहा है, 300 का ऑफ मिल रहा है। अगर मंथली लोगे तो वो 1800 के पड़ेंगे 6 मंथ्स के। NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो लाइव है, अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। एंड या जुलाई के जो आपके कंपाइलेशंस हैं वो जल्दी आ जाएंगे, एंड MCQs भी सारे अपडेटेड हो जाएंगे जल्द। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।